नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। हम आ गए हैं एक नए सेशन के साथ और जैसी आपने हमारी थंबनेल देखी होगी, बैन ऑन हिजाब, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत दिनों से चल रहा मैटर है और आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, क्यों है और कब से है। तो सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका ट्यूटर इंस्ट्रक्टर विजेंद्र चौधरी। सो फर्स्ट, द बैन ऑन हिजाब। अब सिचुएशन क्या है, क्यों हुआ और इसके पीछे की व्हाट वी से लीगलिटी क्या है। तो लीगल पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका स्टेट ने क्या किया, हिजाब को उन्होंने स्कूल्स के अंदर बैन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम इसको बैन करते हैं और क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर। व्हाट इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर? दैट वेयरिंग हिजाब। आप हिजाब पहन के अगर स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो वहां की जो यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्मिटी है, आप उसके अंदर अपना एक साइन शो कर रहे हैं कि आप किस कास्ट को या किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। सो दिस इज डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर, ये उनकी सरकार ने कहा। और इसके लिए बहुत सारी बच्चियों ने जाके हाईकोर्ट के अंदर अपील किया कि ये अगेंस्ट देयर राइट्स हैं और कोर्ट्स ने ये कहा कि देयर इज नथिंग एज सच जो कि आपके राइट को इन्फ्रिंज करता है और उस मैटर को उन्होंने बहुत सारे प्लीज को डिसमिस कर दिया और उसके बाद में अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन। तो यहां से एक क्वेश्चन ये आ गया समझ में कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कौन है, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास में ये बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के पास बात पहुंचने के बाद में क्या हुआ है वो आज की ताजा खबर के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। So, Supreme Court to consider setting up a 3-judge bench to hear the Karnataka hijab ban rule. सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उन्होंने ये कहा है कि हम 3 जजेस की एक बेंच बनाएंगे ताकि इसके ऊपर एक फाइनल रिजल्ट आ सके कि क्या डिसीजन देना है। बिकॉज 3 बेंच की जजेस के अंदर अगर 2 लोगों ने पॉजिटिव दिया तो वो उस तरीके का डिसीजन बनता है, अगर 2 ने नेगेटिव दिया तो इस तरीके से। तो इसको ऑड फिगर्स के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि हम इसको प्रॉपरली सुन के और एक फाइनल वर्डिक्ट इसके ऊपर दे सकें। Then the Supreme Court on Monday said that it will consider setting up a 3-bench adjudication hearing to the Islamic head covering. Okay, fine. The state government's order on February 5, 2022. Now the question is, when was the hijab was banned in Karnataka state? Now the state government's order of February 5, 2022, by which it had banned wearing clothes that disturbed equality, integrity and public order in school and colleges, was referred to in the apex court. Very correct, हमने अभी discussions किया है कि now it is referred in apex court, no problem. On March 15, the High Court dismissed the petition filed by the section of Muslim students of the government pre-university girls colleges in Karnataka, Udupi. बहुत सारे बच्चों ने इसको अपोज किया और इसका एक बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम भी ये सामने देखने को आया है कि जब से ये बैन जारी हुआ है उसके बाद बहुत सारी फीमेल मुस्लिम गर्ल्स ने एग्जामिनेशन तक भी नहीं दिया है। दिस इज अ बिग कंसर्न। इसके बारे में सोचना और समझना पड़ेगा और इसके लिए हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि क्यों और क्यों नहीं हो रही हैं ये सारी चीजें और अगर ये चेंजेस आए हैं तो इससे क्या फायदा हो सकता है, और या फिर अगर ये चेंजेस नहीं है और अगर ये इनवैलिड है तो दिस इज सब जुडिस राइट नाउ। तो कोर्ट अभी इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट देने वाला है। सो ए बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस DV चंद्रचूड़, जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं, 50th चीफ जस्टिस। नाउ दिस इज आल्सो ए GK क्वेश्चन कि DY चंद्रचूड़ इज which chief justice of India? He is the 50th chief justice of India. Now Justice V Rama Subramaniam and JB Paridiwala, ये 3 जजेस की बेंच बनेगी जो इसके ऊपर डिसाइड करेगी। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा दैट एन इंटरिम ऑर्डर वाज नीडेड कीपिंग इन माइंड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक इंटरिम ऑर्डर की एक्सपेक्टेशंस वो चाहते हैं ताकि जो बच्चों का अभी एग्जामिनेशन आ रहा है तो वो अपने एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो सकें और वो ये पेपर दे पाएं ताकि उनका लॉस ना हो, पूरे साल उनका जो है वो वेस्ट ना जाए। Then, while Justice Hemant Gupta, since retired, had dismissed the appeal challenging the March 15 judgment of the Karnataka High Court. हम इस बारे में डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसके बारे में बार बार प्लीज आई हैं और उन सबको रिजेक्ट किया गया है। अब मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट चीज को समझेंगे कि बेसिकली जो की टू दिस केस इज, सो द फर्स्ट की इशू दैट इज, डज द कर्नाटका
state government order banning hijab at educational institutes violate Muslim students' fundamental right to freedom of religion. अब पहला क्वेश्चन है जो कोर्ट के सामने वो ये है कि क्या जो ये ऑर्डर पास किया गया है, इज इट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन. दूसरा, इज द वियरिंग ऑफ हिजाब एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम. दूसरी चीज जिसके बारे में सवाल जो कोर्ट के अंदर है और जो कोर्ट को सुनना है और समझना है, जिसके बाद में उनको डिसाइड करना है कि क्या वियरिंग ए हिजाब एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम, मुस्लिम्स के लिए क्या ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. तीसरा, डज द बैन ऑन हिजाब वायलेट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दिस इज अगेन आवर फंडामेंटल राइट और ये भी यहां पे चेक किया जाएगा. फोर्थ बट नॉट द लास्ट, that is, does the hijab ban violate Muslim students right to privacy? Right to privacy को भी क्या ये डैमेज कर रहा है? ये 4 सवाल हैं जो कोर्ट के सामने आए हैं. तो इससे हमें एक चीज तो बहुत समझ में आ जाती है, वो ये कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे 3 फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं इस न्यूज के थ्रू और इस आर्टिकल के थ्रू. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट why it is in news, that is because hijab in educational institutions has been banned. अब ये बैन हो गया है तो ये कंट्रोवर्शियल एक्ट हो गया है, इसलिए ये न्यूज के अंदर है. नाउ व्हाट इज पब्लिक ऑर्डर? जैसा मैंने आपको कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये दलील दी है कि दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर. अब पब्लिक ऑर्डर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है. सो द पब्लिक ऑर्डर इज बेसिकली नॉर्मली इक्वेटेड विद द पब्लिक पीस एंड सेफ्टी. ऐसा कोई भी काम जो कि पब्लिक की पीस और सेफ्टी को खराब करता हो, उसको डैमेज करता हो, वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाता है. सेकेंडली, पब्लिक ऑर्डर इज वन ऑफ द 3 ग्राउंड ऑन विच स्टेट कैन रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. और पब्लिक ऑर्डर एक वो ऐसा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास में पावर है कि वो इस चीज को स्ट्राइक डाउन कर सकती है और ऐसे किसी भी एक्ट को नहीं करने देगी जिससे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्बेंस पहुंचता हो. देन Article 25 of the Constitution guarantees, this is very important, please have a look on the screen, I will be just away from your screen, that Article 25 of the Constitution guarantees to all the person the right to freedom and conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion subject to public order, morality and health. So हमने इतनी देर में जो भी डिस्कशंस किया उसके अंदर सबसे पहला तो हमारे पास में आ गया है, दैट इज आर्टिकल 25. और आर्टिकल 25 क्या कहता है कि दैट इट गारंटीज टू ऑल द पर्सन द राइट टू फ्रीडम एंड कॉन्साइंस. आपकी अंतरात्मा जिस भी रिलीजन को आपको फॉलो करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए कहती है, आप वो कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता. Only the condition, the subject to, this can be subject to मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन है. जैसे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वैसे ही रिलीजन पे भी हैं. दैट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ. आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या फिर हेल्थ को डैमेज पहुंचता हो पब्लिकली. ठीक है. देन Public order is also one of the ground to restrict free speech and other fundamental rights. Public order एक ऐसा है राइट जो हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है और आप किसी एक ग्राउंड के अंदर जाके और एक असेंबली करते हैं और वहां पे आप एक भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो भाषण ऐसा है जिससे लड़ाई दंगे हो सकते हैं, देन देयर आर रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज इट कैन टोटली डैमेज द पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब कर देंगे तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है. सो इस आर्टिकल से हमें 2 चीजें समझ में आ गई कि द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कम विद सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस. और ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं ये हमें समझनी होंगी और हमें मानना पड़ेगा, अदरवाइज कभी ऐसा ना हो जाए कि फंडामेंटल राइट ही हमको जेल पहुंचा दे. देन अकॉर्डिंग टू स्टेट लिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर constitutional questions. So that is the state list 2
7th schedule of the constitution, the power to legislate on aspects of public order rest with the state. जो schedule 7 है वो ये पावर देता है स्टेट को कि वो अपने कानून बना सकता है पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड, उसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है अपने स्टेट के अंदर, और उससे रिलेटेड कोई भी लॉज एंड कानून जो हैं, कोई भी इनैक्टमेंट्स हैं, वो बना सकता है एक स्टेट गवर्नमेंट। ये प्रोवाइड करता है स्केड्यूल 7। सो 3 चीजें हमने समझ ली, दैट इज फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन योर फ्रीडम टू प्रोपगेट योर रिलीजन, एंड देन स्केड्यूल 7, that is it gives the power to state government to amend or make any laws for public order and laws. Then after that, very importantly, we will go with the next slide, that is Hijab 4 question that guided Karnataka High Court verdict, जो मैंने अभी आपको बताया था। चारों क्वेश्चन क्या थे, 4 की फैक्टर्स क्या थे, उसको डिटेल में समझा देता हूं। इज हिजाब एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फैक्ट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 25 जो है हमारा, क्या वो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी प्रकार का रिलीजन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं? यस, हमें प्रोवाइड करता है हम किसी भी प्रकार का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्या बैनिंग ऑन हिजाब इज अगेंस्ट द आर्टिकल 25? This is the very big question before the courts. So now courts have to decide on this. Next, is prescription of a school uniform not legally permissible as being violative of petitioner's fundamental right? और दूसरी बात यह है कि जो यूनिफॉर्म स्कूल ने डिजाइन की है अपने बच्चों के लिए, वो उनके पास अधिकार है। स्कूल्स को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं, सो दैट देयर इज ए यूनिफॉर्मिटी बिटवीन ऑल द चिल्ड्रन। जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी रहे। तो क्या ये इस तरीके की यूनिफॉर्म जो आप अभी पहन रहे हैं, हिजाब जो आप पहन रहे हैं, स्कार्फ जो एक बच्ची जो है वो अपने सर पे लगाती है, क्या ये इसको इन्फ्रिंज करता है? दिस इज द बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। देन डज द गवर्नमेंट ऑर्डर बैनिंग हिजाब वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स? क्या बैनिंग हिजाब इज अगेंस्ट दी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है? बहुत जल्दी हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में आपको बता देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 4th क्वेश्चन कंसर्न्ड डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट इंक्लूडिंग द कंसर्न्ड स्कूल, इट्स प्रिंसिपल एंड टीचर्स। अब जिन्होंने इसको रिस्पोंडेंट जो है, अब 2 तरीके के आदमी हैं, डिफेंडेंट एंड रिस्पोंडेंट। तो अब रेस्पोंडेंट को ये बताना पड़ेगा, ये डिसिप्लिनरी कमेटी को ये चीज़ देनी पड़ेगी कि इसके चेंजेस के कारण क्या फ़र्क हैं और क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। सो दिस इज मोस्टली ऑल अबाउट द बैनिंग ऑफ हिजाब। और अब वी आर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। हम इस न्यूज़ के थ्रू सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना चाहते थे कि क्या है, क्यों है और क्यों नहीं था। तो आप लोगों से मैं रेगुलर इसी बेसिस पे जुड़ा रहूंगा और नई नई खबरों को पूरा खोल के पिटारे में से निकाल के आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ में। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेंद्र, और फिर से कल एक कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।